सोचिए जरा, क्या होता है जब कोई इंसान अपनी सफलता के बिल्कुल शिखर पे हो और फिर बस एक ही पल में सब कुछ बिखर जाए। आज हम प्रेमचंद के क्लासिक उपन्यास गोदान के एक ऐसे ही बहुत नाटकीय हिस्से को एक्सप्लोर करने वाले हैं, जहां सफलता, पतन और प्यार की परिभाषाएं एक दूसरे से टकराती हैं। तो कहानी की शुरुआत में हम मिलते हैं राय साहब से, जो अपने पावर के, अपनी शक्ति के एब्सोल्यूट पीक पर हैं। वो उस मुकाम पर पहुंच चुके थे जहां खुशी की बड़ी से बड़ी कल्पना भी छोटी पड़ जाए। लेकिन कहते हैं ना, शिखर पर पहुंचना एक बात है और वहां टिके रहना वो बिल्कुल दूसरी। अरे उनकी हाल की जीतें तो देखिए। कानूनी लड़ाई जीती, पॉलिटिक्स में परचम लहराया और तो और सरकार से राजा का टाइटल भी मिल गया। मतलब समाज में उनसे ऊंचा कोई था ही नहीं। वो सचमुच में सफलता के आसमान पर थे। पर असली जीत वो तो तब होती है जब आपका दुश्मन आपके सामने झुक जाए, है ना? और बिल्कुल वही हुआ जब उनके सबसे पुराने, सबसे बड़े दुश्मन सूर्य प्रताप सिंह खुद चलकर शादी का रिश्ता लेकर आए। तो राय साहब के लिए ये उनकी कल्पना से भी कहीं ज्यादा बड़ी जीत थी। मगर हर कहानी में एक ट्विस्ट तो होता ही है, और यहाँ ट्विस्ट ये है कि जब सत्ता की दुनिया आदर्शों से टकराती है तो क्या होता है। राय साहब के आदर्शवादी बेटे रुद्रपाल इस पूरी राजनीतिक सौदेबाजी को सिरे से ही खारिज कर देते हैं। और फिर फोन पर बस ये दो शब्द, मुझे स्वीकार नहीं। रुद्रपाल का ये सीधा और चौंकाने वाला इनकार राय साहब को अंदर तक हिलाकर रख देता है। ये एक ऐसा पल था जिसके लिए वो बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। तो यहाँ से शुरू होता है आदर्शवाद और यथार्थ का असली टकराव। ये सिर्फ एक बाप बेटे के बीच की बहस नहीं रह जाती, ये दो पीढ़ियों, दो अलग अलग दुनियाओं और दो विचारधाराओं की टक्कर बन जाती है। राय साहब जाहिर है अपनी अथॉरिटी का इस्तेमाल करते हैं। वो हुक्म देते हैं और उनका लॉजिक बहुत सिंपल था कि मैं बाप हूँ, मैं हुक्म दे रहा हूँ तो बेटा मानेगा ही, जैसा हमेशा से मानता आया है। लेकिन रुद्रपाल वो अलग मिट्टी का बना था। उसका जवाब बिल्कुल साफ था। उसने दृढ़ता से कहा कि मेरे जो उसूल हैं, मेरे जो सिद्धांत हैं, वो आपके आदेशों से कहीं ज्यादा जरूरी हैं। और फिर आता है सबसे बड़ा झटका। रुद्रपाल एक ऐसा सच सामने रखते हैं जिससे राय साहब के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो बताते हैं कि उन्होंने तो प्यार के लिए अपनी मर्जी से पहले ही शादी कर ली है। अब राय साहब का वादा, उनकी इज्जत, सब बस खोखले शब्द बनकर रह गए थे। इस कोट से उनका दर्द महसूस किया जा सकता है। उन्हें ऐसा लगा जैसे उनके बेटे के इस एक कदम ने उनकी सारी की सारी उपलब्धियों को बेमतलब कर दिया हो, जैसे जीवन भर की मेहनत एक पल में बर्बाद हो गई। और यहाँ से एक डोमिनो इफेक्ट शुरू हो जाता है। बेटे का ये एक फैसला सिर्फ एक वादा नहीं तोड़ता, बल्कि राय साहब की पूरी दुनिया को बिखेरना शुरू कर देता है। देखते हैं कैसे एक विद्रोह असफलताओं की एक पूरी चेन बना देता है। इसके बाद तो जैसे मुसीबतों की बारिश ही हो जाती है। बेटा प्रॉपर्टी के लिए उन्हीं पर केस कर देता है। बेटी की शादी ऐसे टूटी है कि पूरे समाज में बदनामी हो जाती है, और आर्थिक रूप से वो बिल्कुल बर्बादी के कगार पर आ जाते हैं। जिस साम्राज्य को उन्होंने इतनी मेहनत से बनाया था, वो उनकी आंखों के सामने ढहने लगता है। पर बात सिर्फ बाहर की नहीं थी, अंदर से भी वो टूट रहे थे। वो एक अजीब सी कश्मकश में फंस गए थे। अपनी लाइफस्टाइल बनाए रखने के लिए उन्हें वही दमनकारी काम करने पड़ रहे थे जिनसे वो नफरत करते थे, और न ही उन्हें धर्म में, न पूजा पाठ में कहीं कोई शांति मिल रही थी। तो एक तरफ जहां राय साहब की दुनिया धस रही थी, वहीं दूसरी तरफ कहानी के कुछ और किरदार जिंदगी और सफलता के मतलब को एक अलग ही ढंग से एक्सप्लोर कर रहे थे। चलिए उनकी इस तलाश को समझते हैं। यहाँ कहानी एक बहुत ही दिलचस्प फिलोसॉफिकल डिबेट में जाती है, मिर्जा खुर्शीद और डॉक्टर मेहता के बीच। सवाल यह है कि आखिर समाज में वैश्यवृत्ति की जड़ क्या है? क्या ये गरीबी की मजबूरी है, जैसा मिर्जा कहते हैं, या फिर ये विलासिता की, लग्जरी की इच्छा है, जैसा मेहता का मानना है? ये बहस समाज के दोहरे मापदंडों पर भी सवाल उठाती है। और इसी बीच हम मालती में एक बहुत जरूरी बदलाव देखते हैं, एक ट्रांसफॉर्मेशन। डॉक्टर मेहता नोटिस करते हैं कि बीमार मिसेस खन्ना की सेवा करते करते मालती अब वो पहले वाली मालती नहीं रही, वो बदल रही है। तो अब हम कहानी के उस हिस्से में आते हैं जहां मालती का ये ट्रांसफॉर्मेशन पूरा होता है, और ये बदलाव उसके और डॉक्टर मेहता के रिश्ते को भी एक नया मोड़ देता है। सोचिए, पहले वाली मालती कैसी थी?
सिर्फ ऐशो आराम, फैशन, पार्टियां। और अब उसकी जगह ले ली है सेवा ने, त्याग ने। वो पूरी तरह बदल चुकी है। और इस बदलाव का क्लाइमैक्स तब आता है जब वो अपने माली के बेटे मंगल, जिसे चेचक हो गया था, उसकी सेवा में दिन रात एक कर देती है। उसकी देखभाल करते करते उसके अंदर का जो मातृत्व है, जो माँ वाली भावना है, वो जाग जाती है। मेहता जब ये सब देखते हैं तो वो हैरान रह जाते हैं। उन्हें एहसास होता है कि ये वो मालती नहीं है जिसे वो जानते थे। उनके लिए मालती अब सिर्फ प्रेम का पात्र नहीं, बल्कि श्रद्धा का, सम्मान का प्रतीक बन जाती है। वो उसे एक देवी की तरह देखने लगते हैं। तो उनका रिश्ता गहरा होता जाता है। लेकिन अब एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या इस रिश्ते की मंजिल शादी है या फिर कुछ और यहाँ मालती एक बहुत ही गहरी, एक बहुत ही प्रोफाउंड बात कहती है। वो कहती है कि उनका रिश्ता एक छोटे से पिंजड़े यानी शादी में बंद होने के लिए नहीं है, बल्कि उनका उद्देश्य तो साथ मिलकर दुनिया की सेवा करना है, जो इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के पास लाकर छोड़ देती है कि आखिर सफलता है क्या? क्या वो पद और प्रतिष्ठा है जो राय साहब की तरह एक पल में रेत की तरह हाथ से फिसल सकती है, या फिर वो सेवा और समर्पण का रास्ता है जिसे मेहता और मालती ने चुना? शायद असली सफलता कुछ पाने में नहीं, बल्कि खुद को किसी बड़े उद्देश्य के लिए सौंप देने में है। सोचिएगा जरूर।